भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं, एलेनोर रूजवेल्ट। और भारत भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक ऐसे ही बड़े सपने को एक महत्वाकांक्षी रक्षा कवच को साकार करने की राह पर चल पड़ा है। नमस्कार और स्वागत है आपका, जहां हम जटिल विषयों की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल मिशन सुदर्शन चक्र की। हमारी आज की ये चर्चा आधारित है मिशन सुदर्शन चक्र भारत का रक्षा कवच शीर्षक वाले लेख के कुछ अंशों पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस प्रस्तावित रक्षा प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। ये असल में है क्या? इसकी घोषणा इतनी अहम क्यों है? ये कैसे काम कर सकता है? और हाँ, दुनिया की जो दूसरी प्रणालियां हैं उनसे ये कैसे अलग होगा? और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये विषय क्यों जरूरी है, खासकर मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 के लिए। जी बिल्कुल, विज्ञान प्रौद्योगिकी और रक्षा सुरक्षा वाला जो सेक्शन है। हाँ वही तो। देखिए, ये घोषणा सिर्फ एक नई रक्षा प्रणाली के बारे में नहीं है। सही कहा। ये भारत की आत्मनिर्भरता की सोच का प्रतीक है। हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं में जो भरोसा बढ़ा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जैसे, उसका भी एक प्रतिबिंब है। और हाँ, आज का जो ये अनिश्चित वैश्विक माहौल है उसमें हमारी रणनीतिक सोच क्या है ये भी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये मिशन शक्ति, याद है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट? हाँ, एसैट टेस्ट। हाँ, तो ये उसके जितना ही महत्वपूर्ण है। और इस बेहद अहम विषय की बारीकियों में जाने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सुदर्शन चक्र, ये आखिर है क्या चीज़? प्रधानमंत्री के शब्दों में तो ये हमारे महत्वपूर्ण ठिकानों, शहरों और राष्ट्रीय महत्व की जगहों को दुश्मन के हमलों से बचाने वाली एक ढाल है। बिल्कुल, इसे आप एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह समझिए। इसमें कई क्षमताएं एक साथ होंगी। बहुत एडवांस निगरानी, जिसे हम सर्वेलेंस कहते हैं, दुश्मन के हथियार को बीच में ही रोकना यानी इंटरसेप्शन, और अगर जरूरत पड़ी तो जवाबी हमला यानी काउंटर अटैक करने की क्षमता भी। अच्छा, काउंटर अटैक वे। जी हाँ। लक्ष्य यह है कि हवा, जमीन या समंदर, कहीं से भी अगर कोई खतरा आए तो उसे तेजी से न्यूट्रलाइज किया जा सके, बेअसर किया जा सके। और सबसे अहम बात जिस पर प्रधानमंत्री ने बहुत जोर दिया है वो ये कि इसका पूरा रिसर्च, डेवलपमेंट और निर्माण सब कुछ भारत में ही होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत। एकदम। और इसमें हमारे देश के युवाओं की जो प्रतिभा है उसका भरपूर इस्तेमाल हो। और ये सिर्फ आतंकवादी हमलों से बचाएगा ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा, आतंकवादियों पर पलटवार करने की क्षमता भी रखेगा। इसकी तुलना आजकल काफी हो रही है इजराइल के आयरन डोम से। वो काफी मशहूर है। क्या ये तुलना ठीक है? देखिए, तुलना होना तो स्वाभाविक है। आयरन डोम ने काफी नाम कमाया है, लेकिन जो स्रोत हैं वो ये साफ करते हैं कि सुदर्शन चक्र का जो विजन है वो आयरन डोम से कहीं ज्यादा बड़ा है और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। अच्छा, कैसे? आयरन डोम मुख्य रूप से कम दूरी के रॉकेट, मोटार वगैरह से निपटने के लिए बना था, जबकि सुदर्शन चक्र का लक्ष्य है खतरों की एक बहुत वाइड रेंज को एड्रेस करना। छोटे ड्रोन से लेकर बड़ी मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, और यहां तक कि भविष्य के जो हाइपरसोनिक हथियार हैं, हाइपरसोनिक भी। जी हाँ, उन सबको। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच होगा। आयरन डोम उसका शायद एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। समझ गए। लेकिन ये घोषणा अभी क्यों, इस समय इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या कोई खास वजह है, कोई घटना? हाँ, इसका जो टाइमिंग है वो जरूर महत्वपूर्ण है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये घोषणा पाकिस्तान द्वारा हाल ही में अपनी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने के ऐलान के बाद आई है। अच्छा। और दूसरी तरफ चीन है, जिसके पास पारंपरिक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि हाइपरसोनिक हथियारों का भी एक बहुत बड़ा जखीरा है। तो वो एक रणनीतिक संदर्भ तो है ही। इसके अलावा पिछले कुछ ऑपरेशंस, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है, उनसे जो सबक सीखे गए वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि स्रोत उस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, लेकिन ये घोषणा साफ तौर पर भारत की रणनीतिक स्वायत्ता, अपने फैसले खुद लेने की इच्छा और क्षमता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और युद्ध के जो बदलते तरीके हैं, खासकर नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जहां तकनीक का रोल बढ़ रहा है, उसकी गहरी समझ को भी ये दिखाता है। ये समझने के लिए कि भारत का लक्ष्य कितना बड़ा है, क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि दुनिया के जो दूसरे बड़े देश हैं उनके पास किस तरह की मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं? अमेरिका, रूस, चीन।
हाँ, बिल्कुल। इससे हमें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। देखिए, अमेरिका इस फील्ड में लीडर माना जाता है। उनके पास कई अलग-अलग सिस्टम्स हैं जो अलग-अलग तरह के खतरों से निपटते हैं। जैसे पैट्रियट सिस्टम है जो मीडियम रेंज में विमानों और कुछ मिसाइलों से बचाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर है GMD यानी ग्राउंड बेस्ड मिड कोस्ट डिफेंस। ये बहुत लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों ICBMs को अंतरिक्ष में ही उनके रास्ते के बीच में मारने के लिए है। अच्छा, मिड कोर्स में ही? जी। फिर नेवी के जहाज़ों पर एजिस BMD सिस्टम है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ है। और एक और बहुत मशहूर है THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये मिसाइलों को उनके आखिरी चरण में, मतलब जब वो टारगेट के पास आ रही हों, तब ऊंचाई पर ही मार गिराता है। और अब तो अमेरिका एक और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी चीज पर काम कर रहा है, गोल्डन डोम। गोल्डन डोम ये क्या है? ये एक स्पेस बेस्ड सिस्टम होगा, AI से चलेगा और इसमें डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव क्षमताएं भी होंगी। मतलब शायद ये खतरों को लॉन्च होने से पहले ही पहचान कर निष्क्रिय करने की कोशिश करेगा। इसकी अनुमानित लागत अगले 2 दशकों में $830 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे, $830 बिलियन? हाँ। अच्छा, ये तो हुई अमेरिका की बात। रूस के पास क्या है? रूस के पास भी काफी सोफिस्टिकेटेड, मतलब उन्नत और लेयर्ड डिफेंस है। उनकी जो A135 और अब शायद A235 BMD प्रणाली है, वो खास तौर पर मॉस्को जैसे उनके सबसे महत्वपूर्ण शहर की सुरक्षा करती है। अच्छा, सिर्फ मॉस्को की? हाँ, उनका फोकस पूरे देश को कवर करने से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को बचाने पर रहता है, जो उनके विशाल भूगोल को देखते हुए समझ भी आता है। इसके अलावा उनके पास S-400 और अब लेटेस्ट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो बहुत केपेबल माने जाते हैं। इन्हें वो जरूरत के हिसाब से देश में कहीं भी तैनात कर सकते हैं। और चीन, जिसके बारे में हमें अक्सर कम पता चलता है। हाँ, चीन अपनी क्षमताओं के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर आने नहीं देता, लेकिन जो पता है उसके हिसाब से उनके पास HQ-9, HQ-19 जैसी मिसाइल डिफेंस प्रणालियां हैं। उनके पास स्पेस बेस्ड सेंसर्स का एक काफी मजबूत नेटवर्क है और AI, साइबर, ऑटोनोमस सिस्टम्स में वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी क्षमता भी काफी होगी? बिल्कुल। ये माना जाता है कि उनके पास एक एडवांस्ड क्षमता है जो ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक कई तरह के खतरों से निपट सकती है। हो सकता है उनके सिस्टम का इंटीग्रेशन या ऑटोमेशन अभी उतना मैच्योर ना हो जितना अमेरिका का है, लेकिन उनकी प्रगति बहुत तेज है। और आखिर में इजराइल, आयरन डोम की तो बात हुई, पर क्या उनके पास और भी कुछ है? हाँ, इजराइल का मॉडल बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो कई सिस्टम्स को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आयरन डोम तो है ही कम दूरी के रॉकेट्स और मोटार्स के लिए। फिर है डेविड स्लिंग, जो थोड़ी मध्यम दूरी के खतरों जैसे क्रूज मिसाइलों वगैरह के लिए है। और फिर हैं एरो 2 और एरो 3। एरो 2 और 3? हाँ, ये लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए हैं। लगभग 2400 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलों को भी ये रोक सकते हैं। बाप रे, 2400 किलोमीटर? जी हाँ। तो उनका सिस्टम छोटे रॉकेट से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलों तक एक तरह से इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे उनके सामने खतरे बढ़ते गए। हाल के संघर्षों में जैसे ईरान के साथ जो तनाव हुआ, उसमें इस मल्टी लेयर्ड सिस्टम की प्रभावशीलता लगभग 90% बताई गई। हालांकि उसमें अमेरिका से मिले पैट्रियट और थर्ड का भी योगदान था। वाह, तो ये वैश्विक उदाहरण देखकर तो ये साफ है कि मिसाइल रक्षा कितनी जटिल, कितनी जरूरी और कितनी महंगी भी है। तो अब वापस आते हैं भारत के मिशन सुदर्शन चक्र पर। इन सब के मुकाबले हमारा ये प्रस्तावित सिस्टम किन खास खतरों से निपटेगा और इसमें क्या-क्या शामिल होने की उम्मीद है? जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। मतलब कई अलग अलग प्रणालियों का एक मिला-जुला इंटीग्रेटेड नेटवर्क। और स्रोत के मुताबिक इसका लक्ष्य बहुत ही व्यापक है। क्या-क्या कवर करेगा ये? देखिए, ये छोटे टैक्टिकल ड्रोन से शुरू करके बड़े UCAVs, मतलब मेल और हेल कैटेगरी के ड्रोन्स। मेल हेल मतलब? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। फिर हर तरह की क्रूज मिसाइलें, चाहे वो सबसोनिक हों, सुपरसोनिक हों, हवा से लॉन्च हों, जमीन से या समंदर के नीचे से। बैलिस्टिक और सेमी बैलिस्टिक मिसाइलें, जिसमें IRBM से लेकर ICBM तक शामिल हैं। और भविष्य के हाइपरसोनिक हथियार भी, चाहे वो ग्लाइड व्हीकल हो या क्रूज मिसाइल। बाप रे, ये तो सब कुछ ही कवर कर रहा है। जी हाँ, लगभग हर तरह का एरियल थ्रेट। और जैसा मैंने पहले बताया था, इसमें दुश्मन के ठिकानों पर जवाबी हमला करने की क्षमता भी शामिल है, जो इसे ज्यादातर पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम से अलग बनाती है। ये वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लग रहा है। तो इसके मुख्य हिस्से क्या होंगे? मतलब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा, किन चीजों से मिलकर बनेगा ये? हाँ,
इसे समझने के लिए हम इसे कुछ मुख्य परतों या घटकों में बांट सकते हैं। आप समझिए, सबसे पहली और बुनियादी परत है सेंसर लेयर। सेंसर्स मतलब रडार वगैरह? हाँ, रडार तो हैं ही। इसमें जमीन पर लगे हुए सभी तरह के रडार शामिल होंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यहाँ तक कि सिविल एविएशन के रडार भी। इन सब को एक नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। फिर हवा में मौजूद सेंसर्स, जैसे हमारे AWX या नेत्रा AWANC विमान, इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। P8I जैसे समुद्री निगरानी विमान, अलग अलग तरह के ड्रोन्स। और सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष आधारित सेंसर्स, मतलब सैटेलाइट्स पर लगे हुए अलग अलग तरह के सेंसर्स, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रडार, हाइपरस्पेक्ट्रल। ये 2400 घंटे हर मौसम में निगरानी रखने और खासकर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन सब से जो जानकारी मिलेगी उसे मिलाकर एक कॉमन पिक्चर बनाई जाएगी, जिसे कहते हैं RASP, रिकग्नाइज्ड एयर सिचुएशन पिक्चर। अच्छा, मतलब आसमान की पूरी तस्वीर। बिल्कुल, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब एक जगह दिखेगा। फिर दूसरी अहम परत है कमांड, कंट्रोल और AI का रोल कहाँ आएगा इसमें? देखिए, जब दुश्मन एक साथ कई हमले करता है, मान लीजिए ड्रोन्स का झुंड भेज दिया या एक साथ कई मिसाइलें दाग दी। हाँ, जिसे सेल्वो अटैक कहते हैं। हाँ, सेल्वो अटैक। तब इंसान के लिए मिली सेकेंड्स में फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं पर AI काम आएगा। AI सिस्टम आने वाले खतरों को पहचानेगा, ट्रैक करेगा, उनका रास्ता, उनकी स्पीड, उनका निशाना क्या हो सकता है, ये सब एनालाइज करेगा और फिर तय करेगा कि हमारे पास जो हथियार हैं उनमें से कौन सा हथियार उस खतरे को रोकने के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, वो हथियार असाइन करेगा। जी, और ये भी देखेगा कि एक ही टारगेट पर 2 हथियार ना चले जाएं। रिसोर्स मैनेजमेंट भी करेगा। हाल का जो इजरायली रण संघर्ष हुआ, उसने दिखाया कि एडवांस मिसाइलों को भेदने के लिए AI कितना जरूरी है। फिर तीसरी परत है, जाहिर है, हथियार परत, वेपन लेयर। ये भी मल्टीलेयर्ड होगी। मल्टीलेयर मतलब जैसे प्याज की परतें होती हैं। सबसे अंदरूनी घेरे में होंगे काउंटर UAS सिस्टम्स, CUAS, जो छोटे ड्रोन से निपटेंगे, और V-शॉरेट्स यानी बहुत कम दूरी की मिसाइलें। उसके बाहर के घेरे में होंगी शॉरेट्स यानी छोटी दूरी की मिसाइलें, जैसे आकाश NG, QR-SAM वगैरह। फिर मीडियम रेंज की सैम्स, फिर लंबी दूरी की सैम्स जैसे S-400 या हमारी अपनी जो बन रही है कुशा प्रणाली। और सबसे बाहरी परत होगी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD की, जो वायुमंडल के अंदर एंडो एटमॉस्फेरिक और बाहर एक्सो एटमॉस्फेरिक दोनों जगह बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकेगी। और भविष्य में इसमें और क्या जुड़ सकता है? भविष्य में DU यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जैसे हाई एनर्जी लेजर या हाई पावर माइक्रोवेव हथियार, वो भी इसका बहुत अहम हिस्सा बनेंगे। खासकर ड्रोन्स के झुंड से निपटने में ये बहुत कारगर और सस्ते साबित हो सकते हैं। अच्छा, और चौथी परत? आपने ऑफेंसिव कंपोनेंट की बात की थी। बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के लॉन्च पैड, कमांड सेंटर, आतंकी ठिकाने या मिसाइल साइट्स को खुद निशाना भी बना सकेगा। कैसे? किन हथियारों से? इसके लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल हो सकता है। वो हथियार जो हवा में मंडराते रहते हैं और मौका देखकर हमला करते हैं। कमिकाज ड्रोन हो सकते हैं, जमीन या हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें हो सकती हैं, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, या फिर हवाई हमले भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन स्रोत ये साफ करता है कि इस ऑफेंसिव कंपोनेंट का जो ट्रिगर है वो पूरी तरह इंसानों के हाथ में रहेगा, मतलब ह्यूमन इन द लूप रहेगा। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। जरा एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए किसी शहर पर हमला हो रहा है, कुछ ड्रोन्स आ रहे हैं, कुछ क्रूज मिसाइलें, एक बैलिस्टिक मिसाइल भी, तो ये सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो सबसे पहले जो हमारी सेंसर लेयर है, जमीन पर रडार, हवा में AWX, आसमान में सैटेलाइट, वो इन सभी आने वाले खतरों को डिटेक्ट करेगी। ये सारी जानकारी रियल टाइम में AI सिस्टम के पास जाएगी। AI तुरंत विश्लेषण शुरू करेगा। ये क्या है? ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, कहाँ से लॉन्च हुए, इनकी स्पीड क्या है, रास्ता क्या है, ये शहर के किस हिस्से में गिर सकते हैं, हमारे पास रिएक्ट करने के लिए कितना समय है। ओके। फिर AI देखेगा कि उस शहर या इलाके की सुरक्षा के लिए कौन कौन से हथियार तैनात हैं। वो सबसे सही हथियार चुनेगा। जैसे हो सकता है ड्रोन्स के लिए वो लेजर सिस्टम या किसी छोटी मिसाइल CUAS को टारगेट दे, क्रूज मिसाइल के लिए शायद मीडियम रेंज की SAM को, और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए BMD इंटरसेप्टर्स को एक्टिवेट करें। AI ये भी पक्का करेगा कि फालतू में हथियार बर्बाद ना हो। अच्छा, ये फिल्टर भी करेगा। हाँ, एक और दिलचस्प बात, अगर सिस्टम को लगता है कि कोई आने वाला रॉकेट या ड्रोन शायद किसी खाली मैदान में गिरेगा और उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है AI उसे इंटरसेप्ट करने का आदेश ही ना दे, ताकि कीमती इंटरसेप्टर मिसाइलें बचाई जा सकें।
कुछ कुछ आयरन डोम की तरह। ये तो स्मार्ट है। बिल्कुल। और साथ ही साथ सिस्टम ये भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये हमले हुए कहाँ से हैं। लॉन्च साइट की पहचान करके वो जवाबी हमले के लिए लक्ष्य सुझाएगा, जिसे फिर कंट्रोल रूम में बैठा मानव ऑपरेटर देख के मंजूरी देगा। ये जो आपने कहा कि जरूरत के हिसाब से सुरक्षा का स्तर तय होगा और लागत बचाने की बात, क्या इसका मतलब है कि ये सुरक्षा कवच पूरे देश को बराबर कवर नहीं करेगा? देखिए, जहां तक निगरानी का सवाल है, सेंसर नेटवर्क का लक्ष्य तो पूरे देश को कवर करना होगा। हमारे जो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उन्हें भी, बल्कि हमारी सीमाओं से भी आगे कम से कम 2500 किलोमीटर तक निगरानी रखने का लक्ष्य होगा। लेकिन जो रक्षात्मक हथियार हैं, इंटरसेप्टर मिसाइलें, गन्स, लेजर वगैरह, वो हर जगह एक जैसे तैनात नहीं होंगे। उन्हें खतरे के आकलन और उस जगह के महत्व के हिसाब से लगाया जाएगा। जैसे हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है या मुंबई है या जो हमारे न्यूक्लियर ठिकाने हैं, उन्हें सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा मिलेगी। मतलब वहां CUAS से लेकर BMD तक हर तरह का बचाव होगा। और बाकी जगहों पर शायद कोई कम महत्वपूर्ण शहर है या कोई इलाका जहां खतरा कम है, वहां हो सकता है सिर्फ ड्रोन्स और कम दूरी के हमलों से बचाने वाले सिस्टम्स, CUAS और शोरैड्स ही लगाए जाएं। तो ये एक तरह से स्केलेबल होगा। जरूरत के हिसाब से सुरक्षा मिलेगी, जिससे बेवजह का भारी खर्च भी नहीं होगा। बिल्कुल, जाहिर है ये एक बहुत बहुत बड़ी परियोजना है। इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या कदम उठाने होंगे और इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? हाँ, स्रोत इसके लिए एक चरणबद्ध यानी फेज्ड अप्रोच का सुझाव देता है, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक तरीका कहा गया है। मतलब एक एक ईंट रखकर दीवार बनाना। कैसे, क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहला कदम होगा ऑपरेशनल जरूरतें क्या हैं, उन्हें ठीक से डिफाइन करना। हमें असल में चाहिए क्या। फिर देश भर में जो भी हमारी महत्वपूर्ण जगहें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें पहचानना और उनके महत्व के हिसाब से उन्हें क्लासिफाई करना, कैटेगरी 1, 2, 3 ऐसे। इसके बाद पूरे मिशन का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाना और फिर उस बड़े ब्लूप्रिंट को छोटी छोटी मैनेजेबल परियोजनाओं में तोड़ना। और शुरुआती चरण में जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं रडार, नेटवर्क, हथियार, उन्हें आपस में जोड़कर, मतलब इंटीग्रेट करके, जितनी जल्दी हो सके एक बेसिक सुरक्षा कवच तैयार करना। इसके लिए तो बहुत कोऑर्डिनेशन लगेगा। बिल्कुल। इसके लिए मजबूत निगरानी और एग्जीक्यूशन कमेटियों की जरूरत होगी, जिनमें तीनों सेनाएं, DRDO, प्राइवेट इंडस्ट्री, एकेडमिया सब शामिल हो और उनका नेतृत्व अनुभवी पेशेवर करें। और चुनौतियां, क्या मुश्किलें आ सकती हैं? चुनौतियां तो बहुत हैं और काफी बड़ी भी हैं। सबसे पहले तो स्पेस बेस्ड सेंसर। हमें लियो, मियो, जियो हर तरह की ऑर्बिट में बहुत सारे और बहुत एडवांस सैटेलाइट्स का एक जाल बिछाना होगा, जो अभी की हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा हो। हाँ, ये तो लगेगा ही। फिर हथियारों की संख्या। हमें बहुत बड़ी तादाद में काउंटर UAS सिस्टम चाहिए होंगे, खासकर लेजर और माइक्रोवेव वाले। अलग अलग रेंज की एयर डिफेंस मिसाइलें चाहिए होंगी। हमारी अपनी जो कुशा, LRSM, BMD प्रणाली बन रही है, उसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करना होगा। फिर AI और ऑटोमेशन। इतने सारे सेंसर से आने वाले डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करना, खतरे पहचानना, हथियार असाइन करना, ये बिना बहुत एडवांस्ड AI और ऑटोमेशन के हो ही नहीं सकता। ये बहुत क्रिटिकल है। और इंटीग्रेशन, सबको जोड़ना। हाँ, वो शायद सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती होगी। हमारे पास अलग अलग समय पर अलग अलग देशों से खरीदे गए या खुद बनाए गए बहुत सारे सिस्टम्स हैं। एयरफोर्स के अलग, आर्मी के अलग, नेवी के अलग। इन सबको एक साथ जोड़कर इस तरह काम करवाना कि वो एक ही सीमलेस सिस्टम की तरह बर्ताव करे, ये बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। और क्या? जनशक्ति, मैन पावर। इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने और उसकी देखभाल करने के लिए हजारों की संख्या में ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ेगी। उन्हें ट्रेनिंग देना भी एक बड़ा काम होगा। हाँ। फिर हमारे द्वीपीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वो मुख्य भूमि से दूर हैं। उन्हें प्रभावी ढंग से इस कवच में शामिल करना एक अलग चुनौती है। वहां निगरानी बढ़ानी होगी, उपकरण लगाने होंगे। और पैसा, बजट? जाहिर है, बजट ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए लगातार और समय पर पर्याप्त फंड्स का मिलना बहुत जरूरी है। स्रोत में 2035 तक का एक अनुमानित टाइम फ्रेम दिया गया है। और आखिर में स्वदेशी विकास। प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि ये मेड इन इंडिया हो। इसके लिए हमारी R&D लैब जैसे DRDO, हमारे IITs जैसे शिक्षण संस्थान और हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री, इन सबके बीच बहुत मजबूत तालमेल और पार्टनरशिप चाहिए होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में कहें तो मिशन सुदर्शन चक्र भारत के लिए सिर्फ एक डिफेंस शील्ड बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश की बढ़ती हुई रणनीतिक महत्वाकांक्षा,
हमारी तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी है, खासकर वो युद्ध जिनमें आमने सामने की लड़ाई कम और तकनीक, मिसाइलें, ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। एकदम सही। और जैसा हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये जीएस पेपर 3 के तहत साइंस एंड टेक, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन सब विषयों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकते हैं और मेंस में तो निश्चित रूप से बन सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी, जटिल और सही में महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी सफलता के लिए, जैसा मैंने कहा, पूरे देश को मिलकर कोशिश करनी होगी, पर्याप्त संसाधन लगाने होंगे और एआई, स्पेस, साइबर, क्लॉ जैसी जो भविष्य की टेक्नोलॉजीज हैं, उन पर लगातार फोकस रखना होगा। अगर ये सफल होता है तो ये न सिर्फ भारत की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देगा, दुश्मन को डराने की हमारी क्षमता, जिसे डेटर्रेंस कहते हैं, उसे मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया को भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक ताकत का एक बहुत साफ संदेश भी देगा। और जाते जाते हमेशा की तरह एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, जब ये सुदर्शन चक्र पूरी तरह से काम करने लगेगा तो इसका हमारे पड़ोस में, दक्षिण एशिया में और पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? और क्या इसके कुछ ऐसे अनइंटेंडेड नैतिक या रणनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा नहीं है? अगर आपको आज की ये गहन चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खासकर यूपीएससी अभ्यर्थी, अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई और सवाल है, कोई और पहलू है जिस पे आप चर्चा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।